बात करते हैं मर्चेंट रेंकाइन फार्मूला के बारे में, जो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कॉलम होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फॉर्म ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस एफ इन कॉलम एच पर मर्चेंटाइन रेंकाइन फार्मूला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1/f प्रोपोर्शनल टू 1/f/y प्लस 1/f e। कैसे होगा, क्यों होगा, देखते हैं। ये एक बेसिक रिलेशनशिप है। 1/f प्रोपोर्शनल 1/f/y प्लस 1/f e। ये कंबाइंड इफेक्ट होता है किस किस चीज़ का? यील्ड स्ट्रेस का और इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस का। तो इसका अल्टरनेटिव जो एक्सप्रेशन है वो होता है F इज इक्वल्स टू एफ ई इंटू एफ वाई डिवाइड बाई एफ ई की पावर n एफ वाई की पावर n की पावर 1/n। ये इसका फॉर्मूला होता है, मर्चेंटाइन रेंकाइन जो फॉर्मूला है। अब बात करते हैं इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस के बारे में। तो इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस क्या होता है? एफ ही बराबर पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। कांस्टेंट क्या होता है? ये होता है एन बराबर 1.4। अब बात करते हैं अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में। तो क्या होती है अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस? 0.6 इंटू एफ ई इंटू एफ वाई डिवाइड बाई एफ ई की पावर n प्लस एफ बाई की पावर n की पावर 1/n। जो एफ वाई होती हैं वो यील्ड स्ट्रेस होती हैं, एफ ई जो होता है वो इलास्टिक बकलिंग स्ट्रेस होती हैं, लैम्बडा जो होता है स्लेंडरनेस रेशियो होता है, ई जो होता है मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होता है। तो फाइनल आइडिया की बात करते हैं इसकी कोर समरी के बारे में। तो वो ये बोलती हैं कि जो कॉलम स्ट्रेंथ डिपेंड करता है किस किस चीज़ पे? मटेरियल फेलियर दैट मीन्स यील्डिंग, और बल्किंग फेलियर दैट मीन इलास्टिक। सो मर्चेंटाइन रेंकाइन कंबाइंड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/fy प्लस 1/fe। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीफनर्स इन स्टील प्लेट गिर्डर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला आता है वन स्टीफनर्स में परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस। बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोलता है कि टोरेजनल स्टीफनर्स प्रोवाइड एट द सपोर्ट। जो टोरेजनल स्टीफनर्स है वो सपोर्ट पर प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स अटैच टू द बॉटम फ्लैंज। तो बिल्कुल गलत बात है, बॉटम फ्लैंज पर नहीं चेंज किए जाते हैं। टेंशन स्टीफनर्स ट्रांसमिट टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो इनकरेक्ट क्या आंसर हो गया कि हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स आर अटैच टू द बॉटम फ्लैंज, विच इज़ रॉन्ग। रीजन क्यों है, क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो ओरिजिनल स्टीफनर्स होते हैं वो प्रोवाइड टू इंक्रीजिंग बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेब। क्या प्रोवाइड करते हैं? बल्किंग स्ट्रेंथ ऑफ वेब को इंक्रीज करते हैं। दैट्स वाई नॉट अटैच टू द बॉटम फ्लैंज ऑफ प्लेट। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स के बारे में। इनका पर्पज होता है, क्या पर्पज होता है? ये इंक्रीज करते हैं बल्किंग स्ट्रेंथ ऑफ वेब को। ठीक है, इसमें अगर इफ़ वन स्टीफनर्स प्रोवाइडेड एट 0 पॉइंट डी फ्रॉम द कंप्रेशन फ्लैंज, अगर इफ़ टू स्टीफनर्स प्रोवाइड सेकंड एट मिड डेप्थ ऑफ वेब होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टीफनर्स के बारे में। तो दो टाइप्स की होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स स्टीफनर्स को वर्टिकल बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल को हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ द स्टीफनर्स के बारे में। तो क्या फंक्शंस होते हैं स्टीफनर्स का? ये प्रिवेंट करती हैं क्या? लोकल बकलिंग ऑफ वेब को, ये इम्प्रूव करती हैं बकलिंग स्ट्रेंथ को, और ट्रांसफ़र फोर्स करती हैं, फोर्स को ट्रांसफ़र करती है प्रॉपरली। तो क्या क्या हो गया? प्रिवेंट करती है लोकल बकलिंग, किसकी बकलिंग? वेब की। दूसरी बात ये है कि ये इम्प्रूव करता है, क्या इम्प्रूव करता है? बकलिंग स्ट्रेंथ, ये बकलिंग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। तीसरी क्या करता है कि ये ट्रांसफ़र करता है फोर्स का, कैसे? प्रॉपरली। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक स्टीफनर्स के बारे में। स्पेसिफिक स्टीफनर्स में क्या होता है? स्पेसिफिक स्टीफनर्स में होता है एंड बियरिंग स्टीफनर्स होते हैं, ये ट्रांसफ़र लोड करते हैं फ्रॉम बीम टू द सपोर्ट। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट स्टीफनर्स डिफरेंस, ये इंप्रूव करता है बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेव। टेंशन स्टीफनर्स की बात करें तो ट्रांसमिट टेंसाइल फोर्स फ्रॉम फ्लैंज टू वेव। टॉरिजनल स्टीफनर्स की बात करें तो ये प्रोवाइड की जाती हैं सपोर्ट पर। तो फाइनल आइडिया या की कंसेप्ट या कोर आइडिया जो ये है कि स्टीफनर मेनली प्रोटेक्ट वेव फ्रॉम द बकलिंग। हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स आर
for babe not flange, so hence statement about the bottom flange is incorrect. नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेसिंग फोर्स इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जिसमें 5 बेज हैं और एक हर बेज 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, स्पेसिंग पर मान लेते हैं। कॉलम की जो हाइट है वो 4 मीटर है। एंड बेज जो ब्रेस्ट है वो कॉलम लोड से 120 किलो न्यूटन पर है। ठीक है, अब बात करते हैं डिज़ाइन फोर्स इन ईच ब्रेसेस के अंदर। तो कितना डिज़ाइन फोर्स आएगा वो ईच ब्रेस के अंदर वो चेक कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि जो लोड कैरिंग बाय द ब्रेसिंग जो होती है वो 2.5% ऑफ द कॉलम लोड होता है। कॉलम की हाइट कितनी 4 और कॉलम लोड कितना 120, तो ईच पे कितना आ जाएगा वो निकालना है। तो सिंस ब्रेसिंग कनेक्टेड 2 कॉलम्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 5% इंटू कॉलम्स। यहाँ 2 कॉलम कहाँ दे रखे हैं, कैलकुलेशन समझते हैं। जो कॉलम लोड दे रखा है वो 120 किलो न्यूटन दे रखा है। ब्रेसिंग जो समझते हैं तो 2 इंटू 2.5 इंटू 120 दे रखा है। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, 12 पंजो 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 6 किलो न्यूटन। कोड प्रोविजंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बैटन्स और ब्रेसिंग की अगर बात की जाए डिज़ाइन के लिए, तो उनका जो लोड होता है वो होता है 2.5% ऑफ टोटल एक्सियल लोड, जिसमें कंसिडर किया जाता है बेंडिंग मूवमेंट और शेयर ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्स। अब बात करते हैं एडिशनल पॉइंट्स के बारे में। बैटन मेंबर्स कैन बी प्लेट, एंगल, चैनल और आई सेक्शंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में। जो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो वो क्या होता है 1.1 इंटू एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं थिकनेस कंडीशन में। थिकनेस कंडीशन क्या होती है, थिकनेस कंडीशन ग्रेटर इक्वल टू होती है 150 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इनर कनेक्शन लाइन। फाइनल आइडिया क्या होता है, ब्रेसिंग क्या करती है, रजिस्ट करती है स्मॉल परसेंट ऑफ एक्सियल लोड, ऑलवेज टेक 2.5% ऑफ कॉलम लोड मल्टीप्लाई बाई 2 कॉलम्स कनेक्टेड, सो फोर्स ऑफ ईच ब्रेसिंग कितना हो गया 6 किलो न्यूटन। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिक एनालिसिस के बारे में कि प्लास्टिक एनालिसिस क्या होता है। प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर बीम मैकेनिज्म और फ्रेम को समझते हैं। फ्रेम विथ 2 कॉलम 3 मीटर ईच डिस्टेंस एंड बीम 2 मीटर प्लस 2 मीटर के। तो लोड जो लग रहा है हॉरिजॉन्टल एट टॉप पे 40 किलो न्यूटन, वर्टिकल एट मिड पे जो लग रहा है 40 किलो न्यूटन लग रहा है। तो क्या निकालना है अपन को, प्लास्टिक मूवमेंट निकालना है। मैकेनिज्म टाइप का समझते हैं। गिवन क्या दे रखा, ओनली बीम मैकेनिज्म पॉसिबल है। तो प्लास्टिक हिंज एट द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर डायग्राम नहीं है, इस क्वेश्चन को भी सेव कर लो, सॉल्व करेंगे बाद में सही तरीके से। बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कंसेप्ट, पोर्टल ब्रेसिंग और रिलेटेड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पोर्टल ब्रेसिंग यूज्ड वेयर द क्रॉस ब्रेसिंग कैन नॉट बी यूज्ड। पोर्टल ब्रेसिंग कहाँ यूज़ की जाती हैं, जहाँ पर क्रॉस ब्रेसिंग यूज नहीं होती हैं। पोर्टल ब्रेसिंग causes bending movement in end frames. Bend force on moving vehicle act at a height of 1.5 meter. Flat grid roofs are used for the small spans. तो इसमें चारों ऑप्शन ही करेक्ट है, चारों ही करेक्ट होंगे। अब बात करते हैं पोर्टल ब्रेसिंग के बारे में। पोर्टल ब्रेसिंग्स कब यूज होती हैं, तब यूज होती है क्रॉस या डायगोनल ब्रेसिंग कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, उस टाइप पर पोर्टल ब्रेसिंग्स यूज होती हैं। अब पोर्टल ब्रेसिंग्स के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये ट्रांसफ़र करती हैं रिएक्शन एट अब्यूटमेंट पर, और ये प्रोवाइड करती है लेटरल इन प्लेन रेजिडिटी पर, और डेवलप्स करती हैं बेंडिंग मूवमेंट इन एंड पोस्ट। क्या प्रोवाइड करती हैं, ये प्रोवाइड करती है क्या क्या फंक्शंस थे इसके। पहला जो फंक्शन था वो था ट्रांसफ़र रिएक्शंस एट अब्यूटमेंट, प्रोवाइड लेटरल इन प्लेन रेजिडिटी, डेवलप्ड बेंडिंग मूवमेंट इन एंड पोस्ट। तो दोनों स्टेटमेंट थी, फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएंगे। पोर्टल ब्रेसिंग के बारे में बात चल रही थी, तो ये आपका पोर्टल ब्रेसिंग हो गया। अब दूसरा आता है, पहला और दूसरा, कोज बाय बेंडिंग मूवमेंट इन एंड फ्रेम्स, तो डेवलप बेंडिंग मूवमेंट इन एंड पोस्ट। नेक्स्ट आता है बिंड लोड ऑन मूविंग व्हीकल,
तो अब बात चल रही है विंड लोड, विंड फोर्स ऑन मूविंग व्हीकल्स पे। तो विंड एक्ट एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर अबव द डेक, जिसकी वैल्यू होती है 300 किलोग्राम पर मीटर ऑर्डिनरी हाईवे ब्रिजेस के लिए। दैट्स वाई द स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट आता है रूफ और स्पैन सिस्टम। तो रूफ और स्पैन सिस्टम की बात लिख रखी है। फोर्थ पे लिख रखा है कि फ्लैट ग्रिड रूफ आर यूज्ड फॉर द स्मॉल स्पैन्स पे। तो जो फ्लैट ग्रिड्स जो रूफ होती हैं वो यूज होती हैं किस लिए, स्मॉल स्पैन्स में। और जो ट्रस और जो पर्लिन्स होती हैं वो यूज्ड होती हैं किसके लिए, मीडियम स्पैन के लिए। तो कितनी होती है, 20 से लेके 100 मीटर तक। तो सस्पेंशन सिस्टम्स की अगर बात करें तो सस्पेंशन सिस्टम यूज्ड किस लिए होता है, वेरी लॉन्ग स्पैन के लिए जो ग्रेटर देन 1000 मीटर होते हैं। तो इसलिए चौथा भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेट ग्रेडर का क्वेश्चन है, स्टीफनर्स आर रिक्वायरमेंट IS कोड बेस्ड। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फ्लेंज ऑफ जो प्लेट है वो 350 × 16 मीटर है। बेब प्लेट जो है वो 500 mm × 6 mm है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टीफनर्स पूछा उसने, तो स्टीफनर्स की रिक्वायरमेंट पूछा। तो कोडल प्रोविजन क्या, स्टीफनर्स का जो क्राइटेरिया वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड होता है रेशियो पे, डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ बेब पर। ठीक है, डेप्थ ऑफ बेब डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ बेब के रेशियो पर ये कोडल प्रोविजन स्टीफनर्स की रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी स्टीफनर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो पहली कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशंस में क्या दे रखा है कि अगर जो डेप्थ ऑफ बेब और थिकनेस ऑफ बेब का जो रेशियो अगर वो लेस देन 85 होता है तो उस स्थिति में कोई भी स्टीफनर्स ग्रेडर अलाउड नहीं है, मतलब कि कोई रिक्वायरमेंट स्टीफनर्स की नहीं होगी। दूसरा केस या दूसरी कंडीशन में वो लिखता है, क्या लिखता है, वो ये लिखता है कि डेप्थ ऑफ वेव और थिकनेस ऑफ वेव जो एक रेंज में आएगी 85 से बड़ी और 200 से छोटी, मतलब कि 85 to 200। तो उस स्टेज पर स्टीफनर्स प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे C1 और C2। नेक्स्ट कहता है कि अगर 200 से लेकर 250 की रेंज के बीच में अगर डेप्थ ऑफ वेव और थिकनेस ऑफ वेव का रेशियो है तो वर्टिकल स्टीफनर्स प्रोवाइड की जाएगी और एक लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स ही प्रोवाइड की जाएगी। कब, कितने पर, 0.2 D पर। फिर उसके बाद में अगला जो क्राइटेरिया आता है वो कहता है कि 250 से लेके 345 के बीच में अगर डेप्थ ऑफ वेव और थिकनेस और विड्थ की थिकनेस का रेशियो अगर इसके बीच में आता है तो वर्टिकल स्टीफनर्स तो प्रोवाइड की जाएंगी, पर टू लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स भी प्रोवाइड की जाएगी। कौन कौन से डिस्टेंस पे, एक तो 0.D पर और 0.5D पर। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ लेते हैं। जो D होती हैं, जो डेप्थ ऑफ वेव होती हैं, TW जो होता है थिकनेस ऑफ वेव होती हैं, एप्सिलॉन जो होता है यील्ड स्ट्रेस रेशियो ऑफ वेव होता है। तो डेप्थ कितनी है 500 वेब प्लेट की और थिकनेस कितनी 6, दोनों का रेशियो निकालेंगे 500 डिवाइड बाई 6 तो आ जाएगा 83.33। तो कितना आ जाएगा आपके पास में 85, मतलब कि स्टीफनर्स की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव क्रॉस सेक्शंस। तो क्या लिखा है, स्टेटमेंट पहला लिखता है कि डिडक्ट एक्सेस एरिया बियॉन्ड द इफेक्टिव प्लेट विड्थ, डिडक्ट एरिया ऑफ होल एक्सेप्ट कंप्रेशन पार्ट्स, डिडक्ट होल साइज इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्लस 2 mm पंच्ड होल। तो यहाँ बोल रहा है कि तीनों स्टेटमेंट ही सही है। डिडक्ट एक्सेस एरिया बियॉन्ड द इफेक्टिव प्लेट विड्थ, डिडक्ट एरिया ऑफ होल एक्सेप्ट कंपेरिजन पार्ट, डिडक्ट होल साइज एक्चुअल प्लस 2 mm पंच्ड होल। तो कोडल प्रोविजन समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैलकुलेटेड फॉर क्रॉस सेक्शन और इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, फ्रॉम होता है स्पेसिफिक साइज ऑफ मेंबर और स्टैंडर्ड टेबल से। दूसरा आता है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में। तो ये ऑब्टेन्ड बाय द डिडक्टिंग फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन में। जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो कैसे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है डिडक्ट करते हैं हम किससे, क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो पहला जो आता है, पहला क्या आता है, पहला आता है एक्सेस विड्थ एरिया।
एक्सेस विड्थ एरिया की बात करें, एरिया बियॉन्ड द इफेक्टिव प्लेट विड्थ एप्लीकेबल फॉर द स्लेंडर सेक्शंस। नेक्स्ट आता है होल एरिया। होल एरिया में क्या कर दिया जाता है, डिडक्ट एरिया ऑफ ऑल होल एक्सेप्शंस ऑफ पार्ट एंड कंप्रेशन। नॉट डिडक्ट करते हैं, जो कंप्रेशन का जो पार्ट होता है उसमें से डिडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट बात करते हैं पंच्ड होल्स में, जो होल डायमीटर कंसिडर करते हैं उसमें जो एक्चुअल डायमीटर प्लस 2 mm होता है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही होंगे। नेक्स्ट आता है फिलेट वेल्ड का केस। फिलेट वेल्ड में क्या होता है कि जो शेयर होता है वो सेफ फोर्स कैलकुलेशन करता है, जिसमें बेल्ट साइज जो होती है 8 mm होती है, सेफ स्ट्रेस होता है वो 120 न्यूटन पर mm² होता है, लेंथ जो होती है 90 mm होती है टॉप एंड बॉटम पर, हाइट जो होती है वो 60 mm होती है। अब सेफ लोड की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, जो स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, थ्रोट एरिया पे। बेल्ट की फिलेट बेल्ट की स्ट्रेंथ थ्रोट एरिया पर डिपेंड करती है, जो होता है P=L इफेक्टिव इंटू TT/FS होता है। एल इफेक्टिव क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट होता है। TT जो होता है थ्रोट थिकनेस होता है। थ्रोट थिकनेस कैसे निकाली जाती है, K/S से निकाली जाती है। जो ग्रेड K जो होती है वो डिपेंड ऑन करता है किस चीज़ पर, एंगल पे। जैसे 90 डिग्री के लिए K की वैल्यू जो होती है 0.7 होती है। अब कैलकुलेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो थ्रोट थिकनेस होती है TT, वो कैसे निकालते हैं 0.7 इंटू 8 K/S, तो ये निकल के आएगी 5.6 mm। दूसरा आता है टोटल बेल्ट लेंथ। तो टोटल बेल्ट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × 90 + 60, तो कितना हो जाएगा 240 mm। अब निकलती है इफेक्टिव लेंथ कैसे निकाली जाती है, एल इफेक्ट निकाली जाती है। कैसे, एल इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है 2S, कैसे निकाली जाती है, टोटल लेंथ L - 2S। तो टोटल लेंथ कितनी दे रखी, 240 - 2 × S, ठीक है। तो S कितनी दे रखी, 8, तो इसकी जगह 8 पुट करेंगे तो 240 - 16 = 224। तो इफेक्टिव लेंथ, टोटल बेल्ट लेंथ और टोटल थिकनेस। सेफ लोड कैसे निकालता है, 224 × 5.6 × 120। इसको सॉल्व करने के बाद में आपके पास वैल्यू हो जाएगी कितनी, 150 किलोन्यूटन। 150 किलोन्यूटन। तो आपको कितनी सी चीज़ याद रखनी है, आपको याद रखनी है ये स्टेप्स। थ्रोट थिकनेस निकालनी है सबसे पहले, उसके बाद टोटल बेल्ट लेंथ निकालनी है, उसके बाद इफेक्टिव लेंथ निकालनी है, और फिर उसके बाद में सेफ फोर्स निकालना। और सेफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू FS, सेफ स्ट्रेस। अब बात करते हैं ग्रिलेज बेस के बारे में। क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस, स्टेटमेंट में दिया गया है बेंडिंग, शियर, कंप्रेशन और वेब क्रिपलिंग, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेंडिंग, शियर, कंप्रेशन, तो इसमें क्या क्या सही होगा, इसमें जो सही होगा, क्या क्या सही होगा, बेसिक कंसेप्ट में जो ग्रिलेज बीम होता है, ये स्टील बीम एनकेस्ड इन द कंक्रीट होता है। तो इसका यूज कहाँ पर होता है, कौन कौन सा सही था इसमें, 1 सही था, 2 सही था और 3 सही था, कंप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कॉलम के लोड, कॉलम लोड इज वेरी हैवी होता है, तो सोइल बियरिंग कैपेसिटी यहाँ पर लो हो जाती है, ठीक है। तो ग्रिलेज बेस के बारे में बात करते हैं, जो फ्रेमवर्क ऑफ द रोल्ड स्टील बीम इन सोइल होता है। ग्रिलेज का बेस क्या होता है, फ्रेमवर्क ऑफ रोल्ड स्टील बीम। तो चेक्स इन ग्रिलेज बेस के बारे में बताते हैं। जो अपर टियर ऑफ बीम होता है उसमें क्या होती हैं, बेंडिंग, शेयर और वेब क्रिपलिंग्स होती हैं, ठीक है। और जो लोअर टियर ऑफ बीम जो होता है उसमें बेंडिंग और शेयर होता है,
वेव क्रिपलिंग नहीं होती हैं। क्या? वेव क्रिपलिंग नहीं होती हैं किसके अंदर? लोअर टियर ऑफ बीम के। अपर टियर ऑफ बीम के अंदर बेंडिंग, शेयर और वेव क्रिपलिंग होती हैं। सो इम्पोर्टेंट क्या है? वेव क्रिपलिंग डज नॉट अकर इन लोअर टियर्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर बेंडिंग करेक्ट है, शेयर करेक्ट है, कंप्रेशन नॉट कंसिडर किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमिटेंट फिलेट बेल्ट कंसेप्ट एंड कंडीशंस। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इंटरमिटेंट फिलेट बेल्ट्स आर नॉट इकोनॉमिकल अनलेस बेल्ट इज मिनिमम साइज। इंटरमिटेंट फिलेट बेल्ट्स आर नॉट इकोनॉमिकल अनलेस बेल्ट इज मिनिमम साइज, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर डायनेमिक और रिपीटेटिव लोड्स। क्या ये यूज्ड नहीं होती हैं? किस लिए? डायनेमिक और रिपीटेटिव लोड के लिए। इट एंड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट लेंथ जो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है विड्थ ऑफ मेंबर और ट्रांसवर्स बेल्ट जो कि प्रोवाइड होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा गया कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो तीनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर करेक्ट है। इट एंड लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट लेंथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू विड्थ ऑफ मेंबर और ट्रांसवर्स बेल्ट होता है। अब बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंटरमिटेंट फिलेट बेल्ट IFW के बारे में बात करते हैं। ये यूज्ड होती हैं व्हेन रिक्वायर्ड बेल्ट लेंथ, जो बेल्ट लेंथ ज़रूरी है वो छोटी होनी चाहिए। किससे? स्ट्रेंथ ऑफ कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ मिनिमम साइज। किससे? स्ट्रेंथ ऑफ कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ मिनिमम साइज। इसका जो पर्पज होता है ना इंटरमिटेंट फ्लैट बेल्ट का, ये होता है टू ट्रांसमिट कैलकुलेटेड स्ट्रेस अक्रॉस ए जॉइंट। क्या? टू ट्रांसमिट करना होता है वो कैलकुलेट स्ट्रेस को जॉइंट के अक्रॉस। अब समझते हैं इनकी इकोनॉमिक कंडीशन। पहला आता है नॉट इकोनॉमिकल, कब? जब बेल्ट साइज इस लार्ज होती हैं। इकोनॉमिकल होती हैं कब? जब बेल्ट इस स्मॉल साइज में होती हैं। अगर बेल्ट की साइज़ ज़्यादा होती है तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाती हैं। अगर बेल्ट की साइज़ कम हुई तो वो इकोनॉमिकल हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या है कि स्ट्रेंथ जो होती है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेल्ट साइज होती हैं। ठीक है, और जो वेट होता है ना वो भी प्रोपोर्शनल होता है बेल्ट साइज के स्क्वायर के बराबर जो वेट होता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ साइज के प्रोपोर्शनल होती हैं। अब बात करते हैं यूजेस लिमिटेशंस के बारे में कि ये कहाँ पर सुटेबल नहीं होती हैं। जो इंटरमिटेंट फिलेट बेल्ट होती हैं वो डायनामिक लोड या रिपीटेटिव लोड के अंदर यूज़ नहीं होती हैं। यहाँ प्रेफर की जाती है कंटिन्यूस बेल्ट फॉर सच केसेस। इस तरीके के केसेस के लिए कंटिन्यूस बेल्ट यूज़ की जाती है। कौन कौन से के लिए? डायनामिक और रिपीटेटिव लोड के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर्स के बारे में। स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में क्या अज्यूम किया जाता है? अज्यूम बेल्ट साइज एंड कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है? मिनिमम इफेक्टिव लेंथ होती है वो इक्वल होता है 4 इंटू बेल्ट साइज से, जो कि नॉट लेस देन होता है 40 mm एक्सेप्ट प्लेट ग्रेडर्स के। स्टेप 3 के अंदर क्या होती है? मैक्सिमम स्पेसिंग होती है। अगर कंप्रेशन में कितनी होती है मैक्सिमम स्पेसिंग? बेल्ट के लिए 12 T होती है, और टेंशन के लिए कितनी होती हैं? 16 T। टेंशन के लिए स्पेसिंग ज़्यादा होती है, और इनकी जो मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 200 mm। नेक्स्ट आता है इसकी स्टेप एंड कंडीशंस के बारे में। तो स्टेप की एंड कंडीशंस क्या होती हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है विड्थ ऑफ मेंबर के, और ट्रांसवर्स बेल्ट इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर इफ़ बोथ प्रोवाइडेड देन टोटल एंड बेल्ट लेंथ जो होती हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती हैं 2 इंटू विड्थ में। तो अभी स्टेटमेंट एनालिसिस, इकोनॉमिकल कंडीशन करेक्ट, डायनामिक लोड रेस्ट्रिक्शंस करेक्ट हो जाएगा, एंड बेल्ट कंडीशंस है वो भी इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं रूफ ट्रस और इम्पोज्ड लोड ऑन लोड कैलकुलेशंस के लिए। तो व्हाट कैलकुलेशन आस्क, दे रखा है कि प्रिंसिपल राफ्टर एंगल है जो 15 डिग्री है, नो एक्सेस एक्सेप्ट मेंटेनेंस। तो इम्पोज्ड लोड जो रखा है 0.75 किलो न्यूटन दे रखा है। तो डिज़ाइंड इम्पोज्ड लोड कितना होगा, वो होगा 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में आता लोड ऑन रूफ ट्रस, ठीक है, लोड ऑन रूफ ट्रस जो यहाँ पर डेड लोड कितना दे रखा है, डेड लोड दे रखा है आपको इफ़ द स्पेसिंग इज 4 मीटर, इफ़ द स्पेसिंग इज 4 मीटर एंड पिच जो दे रखा 1:4 दे रखा है। तो सेल्फ वेट कितना हो जाएगा इसका सेल्फ वेट हो जाएगा W इज इक्वल्स टू L/3 + 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर में। ध्यान रखना प्लेन एरिया के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद में आता है लाइव लोड्स। अब लाइव लोड कितना होता है, जबकि केस दे दिया उसने, केस बोला है कि कोई एक्सेस नहीं है, जब एक्सेस ग्रांटेड नहीं है तो जब थीटा की वैल्यू है वो लेस देन 10 डिग्री हो जाती है, तब लाइव लोड कितना हो जाता है। तो उस स्थिति में लाइव लोड 0.75 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 10 डिग्री है तो लाइव लोड क्या हो जाएगा, लाइव लोड हो जाएगा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, 0.75 माइनस 0.02 थीटा माइनस 10 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्नो लोड क्या होता है, स्नो लोड 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर ऑफ 1 मीटर स्लो डेप्थ में होता है, जिसकी स्लोप ग्रेटर देन 50 डिग्री होती है, जो कि नॉट कंसिडर्ड होता है। कैलकुलेशन की बात कर लेते, थीटा दे रखा 15 डिग्री, सिंस ये थीटा कितने से 10 डिग्री से ग्रेटर है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 0.75 माइनस 0.02, थीटा दे रखा 15 माइनस 10, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी, तो 0.75 दे रखा ऑलरेडी, ये 5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आंसर निकल के आ जाएगा 0.65 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसके अंदर निकल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइज, अब बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में। तो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ क्या बोलता है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ बोलता है, क्या बोलता है, लिमिट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर टेंशन मेंबर, इट इज कॉल्ड पलंग। राजा जी पलंग, ये यूपी के गाने तगड़े हैं, पलंग टूट जाए राजा जी। आता है, क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यार, मेरे दिमाग में गाने चल रहे हैं बार बार। पलंग टूट जाए बोहिया में कसे किसिया। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, अटेनमेंट ऑफ यील्ड पॉइंट ऑफ टेंशन मेंबर्स, एक्सेसिव इलोंगेशंस ऑफ द टेंशन मेंबर्स। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, अटेनमेंट ऑफ द यील्ड पॉइंट ऑफ द टेंशन मेंबर। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि एक्सेसिव इलोंगेशन ऑफ द टेंशन मेंबर विच इज लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। दूसरा सही होगा, हम आपको ये भी बताएंगे कि दूसरा सही कैसे होगा, लिख के बताएंगे। तो अटेनमेंट ऑफ द यील्ड पॉइंट ऑफ द टेंशन मेंबर, तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एसोसिएट विद द फेलियर और इमिनिएंट फेलियर अकर होता है कहाँ, मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द फैक्टर लोड्स में। इसका इफेक्ट क्या होता है, एंडेंजर्स सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़। क्या, एंडेंजर्स सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़। तो मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द फैक्टर्ड लोड होता है। अब बात करते हैं फेलियर मोड्स के बारे में। फेलियर मोड में क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ जो स्ट्रेंथ होता है उसमें लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, जब क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर और द पार्ट होता है। लॉस ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं। लॉस ऑफ स्टेबिलिटी में क्या बोला जाता है कि इंक्लूड स्वे एंड ओवरटर्निंग। किसमें, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी में। इसके अंदर एक चीज़ और इंक्लूड्स होती हैं, सपोर्ट्स एंड फाउंडेशंस। तो यह जो फेलियर्स होता है किसकी वजह से होता है, फेलियर ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म फॉर्मेशंस की वजह से, या जनरल यील्डिंग की वजह से, या रप्चर ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंपोनेंट्स की वजह से, या बकलिंग की वजह से। ये फेलियर मोड ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के हैं। कौन कौन से, एक्सेसिव डिफॉर्मेशंस और मैकेनिज्म फॉर्मेशन, जनरल यील्डिंग, रप्चर ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट और बकलिंग। नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर के बारे में। जो फ्रैक्चर किस वजह से होता है, ड्यू टू फटीग और रिपीटेटिव लोडिंग की वजह से। क्रैक जो प्रोपगेशन होता है इन स्ट्रेस जोन्स के अंदर होता है। अब बात करते हैं ब्रिटल फ्रैक्चर्स के बारे में।
ब्रिटल फ्रैक्चर्स क्या क्या होता है? एट लो टेम्परेचर, रिडक्शन इन टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें क्या दे रखा है कि स्ट्रक्चरल एक्शन जो होता है, जो एक्सियल कंप्रेशन होता है वो शॉर्टनिंग या बकलिंग की वजह से होता है। एक्सियल टेंशन जो होता है वो इलोंगेशन एंड फ्रैक्चर की वजह से होता है। बेंडिंग जो होता है प्लास्टिक हिंज एंड लार्ज डिफॉर्मेशन की वजह से होता है। शियर जो होता है वो वेब एंड पैनल फेलियर की वजह से होता है। जो लोकल बकलिंग जो होता है ना, वो रिड्यूस मेंबर और कैपेसिटी होता है। की पॉइंट्स क्या क्या दे रखा है? यील्ड पॉइंट अटेनमेंट के बारे में, लो लिमिट ऑफ द सेफ स्ट्रेंथ जो कि नहीं होता है। एक्सेसिव इलोंगेशंस जो होता है वो लीड टू द फेलियर और लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ होता है। द ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट होगा। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया गाइस कि मैंने क्या पढ़ा है। अगर तुम्हें समझ में आया हो तो इसको दोबारा पढ़ लेना। मैं तो भाई इसको सेव करके रख रहा हूँ। क्या था, बोइयाँ में कसें के बैयाँ, गाना गा रहा था तो मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या पढ़ रहा हूँ मैं। माइंड को रिलैक्स करते हैं, डीप गहरी सांसें लेते हैं। अब पढ़ते हैं फिर से। अब मन कर रहा सो जाऊँ। 50 तक तो पहुँचना है, 150 तक, 148 पेज हुए हैं अभी तो। मतलब 25 तो ना 50, 25 थी 75। अगले 30 मिनटों में ये सही हो जाएगा। अभी कितना टाइम हुआ है? ओ 31 मिनट हो गए। 24 तो नहीं 48 हो गए ना, तो ठीक है ना, बंद कर देते हैं यार। अपनी नींद आ रही है अब। इतना भी डेडिकेशन नहीं पसंद मुझे।